आई थिंक इस काम के लिए सिर्फ ये रिक्वेस्ट आप सबसे है, बिकॉज आप सब मेंटर है उनकी। रोज ही ने यही बात की कि अगर मॉर्निंग में आप फर्स्ट 8 बजे के लेक्चर में एक किसी बच्चे को स्नैप कर देते हैं या उसके किसी किसी गलत, बिकॉज घर बैठा है बच्चा, मे बी वो यूनिफॉर्म में नहीं है, मे बी वो रिलैक्स है, नहा के नहीं आया, बहुत बहुत सुस्त सा बैठा और हमने उसको स्नैप कर दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयती सिमलाई रांची से बोल रही हूँ। टर्निंग कोविड टाइम चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। कोविड के महामारी ने हमें शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से ग्रसित किया है, अपनों से दूर रखा है। हमने काफी तकलीफें झेली हैं। कोविड की वजह से बच्चों से स्कूल, दोस्त, खेलकूद के मैदान छूटे हैं। घर में वे 24/7 पेरेंट्स की निगरानी में हैं, जो कि मुश्किल है, स्वाधीनता से परे हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी टैक्सिंग हैं। इसकी वजह से वे इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज़ भी करते होंगे। स्क्रीन टाइम लैपटॉप एवं मोबाइल को देखना काफ़ी बढ़ गया है। ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स वयस्क बच्चों में संभव हो गया है, जिससे साइबर बुलिंग या मानसिक शोषण बढ़ना मुमकिन है। अनचाहे रिश्ते भी बन रहे हैं ऑनलाइन चैट के माध्यम से। ऑनलाइन गेम्स का खेलना बढ़ गया है। घर में पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। मानसिक तनाव है। मॉनिटरी लॉस भी काफ़ी लोगों को हुआ है। इसके वजह से पारिवारिक झगड़े, मारपीट, नशा का इस्तेमाल अधिक हो रहे हैं, जो बच्चों के मन पर असर पड़ रहा है। कई घरों में बच्चे अपने बुजुर्गों से सेक्सुअली अब्यूज भी होते हैं। स्कूल जाने से उन्हें बहुत राहत मिलता था। उस डर का माहौल से वो दूर हो पाते थे, लेकिन अब वो संभव नहीं है। बच्चों पे इसका क्या असर है? पहला है बिहेवियरल चेंज। पहला है डर, एग्रेशन, झगड़ा अधिक करना, मारपीट करना, आर्ग्यूमेंट करना, बहस, टेम्पर टैंट्रम्स दिखाना, नखरे करना या चुप हो जाना, अलग अलग रहना, डेली रूटीन मेंटेन नहीं करना, समय पे नहीं नहाना, टाइम पे ना उठना, ना सोना, ना खाना, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, वयस्क बच्चों का अनुचित वेबसाइट्स का देखना, जग के रात भर पॉर्न देखना, अज्ञात लोगों से दोस्ती कर लेना, ऑनलाइन सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना एवं वीडियो क्लिप्स का एक्सचेंज करना भी संभव है। सेकेंड है मानसिक प्रॉब्लम्स, जैसे डिप्रेशन या अवसाद, घबराहट, एंग्जाइटी, डर, सुइसाइडल थॉट्स भी होते हैं। शारीरिक नुकसान, आई स्ट्रेन, आंखों का पावर अप का बढ़ना, वजन बढ़ जाना, लैक ऑफ एक्टिविटी, खेलकूद नहीं है। मिर्गी या एपिलेप्सी का बढ़ना, जिन बच्चों में ऑलरेडी है, क्योंकि ये स्क्रीन टाइम या मोबाइल या लैपटॉप का स्क्रीन से उससे ब्रेन को स्टिमुलेशन होता है। अब चूंकि आप काफ़ी वक्त ऑनलाइन बच्चों के साथ बिताते हैं, इसलिए आप उनके प्रॉब्लम्स के बारे में आप उनका समाधान में मदद कर सकते हैं। अब प्राध्यापक या अध्यापक दोनों का क्या भूमिका है? पढ़ाई को एकमात्र प्राथमिकता न दें, उसे सामान्य रखें, ग्रेड्स पर ध्यान न दें, परंतु कंस्ट्रक्टिव ऑनलाइन एक्टिविटी सिखाएं, जिससे उनका आत्मसम्मान, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आत्मबल बढ़े। बच्चे स्ट्रेस में हैं, इसीलिए फ्लेक्सिबल इवैल्यूएटिंग सिस्टम को लाएं। बच्चों को सही मात्रा में ब्रेक्स दें और पार्ट बाय पार्ट सब्जेक्ट्स को याद करने के लिए उपाय बनाएं। एक लंबा सेशन न करें। बच्चों को लर्निंग ऐप्स का इस्तेमाल करने के लिए ज़बरदस्ती न करें। आप पीटीएम के माध्यम से पेरेंट्स को तरीका बताएं कि वो किस प्रकार बच्चों को स्कूल आवर्स के बाद विषय याद करवा सकते हैं। बच्चों को फ्री एमएचआरडी चैनल्स, ई विद्या देखने के लिए प्रोत्साहित करें। स्वयं प्रभा, दीक्षा एंड्रॉयड ऐप भी यूजफुल है। यदि कोई बच्चों से संबंधित अपकमिंग इवेंट, जैसे कोई कंपटीशन वगैरह हो जो लाभदायक है, उसे हर उम्र के बच्चे के साथ शेयर करें ताकि वो उसमें भाग ले सकें। अब अहम बात यह है कि लेक्चर के बजाय ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशन अर्थात संवादात्मक सेशंस करें। बच्चों को बोलने का अधिक मौका दें। आप सुने, शांत रहें एवं आप आलोचनात्मक न बने, जजमेंटल ना हो कि ये गलत है, तुम गलत बोल रहे हो। दोषारोपण न करें, उनको समझाना है, घुमा के समझाना है। बच्चों को सांत्वना दें, यकीन दिलाएं कि सब चीज ठीक हो जाएगा। बच्चों को डिसिप्लिन रहने के लिए जोर डालें।
नियम से उठना, नहाना, भोजन करना और पर्याप्त मात्रा में सोना है। उन्हें पढ़ाई के अलावा लैपटॉप और मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकें। गेमिंग एक्टिविटी ना करें। बच्चों को घर के कामों में हाथ बटाने के लिए प्रोत्साहित भी करिए। हल्का व्यायाम या योगा करने का लाभ बताएं, वो करवाएं। उन्हें हॉबीज जैसे वोकल म्यूजिक, संगीत, नृत्य, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार, तबला, सितार, कीबोर्ड्स बजाने का या किताबें पढ़ना, हस्तकला, सिलाई, बुनाई, क्राफ्ट्स या छत या वरांडे पे बागवानी करना, इसके लिए बोलें। कविता पाठ या डिबेट करवाएं। स्पेशल स्कूल सेशन के दौरान उन्हें बारी बारी से प्रस्तुत करने बोलें। उनसे उसका मनोबल बढ़ेगा और उत्तेजना बढ़ेगी और उसका असेसमेंट आप करिए। आप पेरेंट्स से पीटीएम के दौरान बच्चों का घर में आचरण, बिहेवियरल एक्टिविटी का साप्ताहिक जानकारी लें। ये बहुत जरूरी है। अगर आचरण या दिनचर्या में बदलाव है तो आप भी उनसे वार्तालाप कर सकते हैं एवं मेंटल प्रोफेशनल, मनोचिकित्सक जैसे साइकियाट्रिस्ट या मनोवैज्ञानिक जैसे आपका साइकोलॉजिस्ट का मदद ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें मानसिक रोग से ग्रसित होना संभावित है। पारिवारिक मसलों का हल के लिए साइकियाट्रिक सोशल वर्कर का मदद लें या काउंसलर का मदद लें। बच्चों को फ्री टाइम देना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को इसके लिए अगवा करें ताकि वे कुछ अपना समय एंजॉय कर सके, रिलैक्स कर सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजात शत्रु है और मैं एक एक्सपीरियंशियल एजुकेटर हूँ। आप सभी का स्वागत है आज की वर्कशॉप में। और मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं अक्सर, या अगर मैं ये बोलूँ कि मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि आप अपने बचपन में जाइए और याद कीजिए कि आपका सबसे प्रिय टीचर कौन था, तो आपके मन में किसकी तस्वीर उभर के आई है? और जब ये सवाल मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में पूछता हूँ टीचर्स के साथ, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि जिस टीचर्स को उन्होंने याद किया उसकी क्या क्वालिटीज थी, क्या था उनके अंदर जिसकी वजह से आप उन्हें अभी तक याद करते हैं, तो जो एक सामान्यतः ये जो जवाब आते हैं उनमें जो क्वालिटीज उभर के आती हैं वो ये होती हैं कि वो जो टीचर्स थे वो बहुत ही अप्रोचेबल थे। आप उनके पास कभी भी बिना भय के जाके बात कर पाते थे, या फिर उनका व्यवहार बहुत दोस्ताना था, या फिर वो अपनी पावर से ज़्यादा एक कनेक्शन के ऊपर फोकस करते थे विद्यार्थियों के साथ। तो मेरे को लगता है यही जवाब भी इसी में ही है कि हमें अपना रिश्ता किस तरह का रखना है अपने विद्यार्थियों के साथ, कि हमें आज से सालों बाद भी हमें याद कर सकें कि उन्होंने हमारे क्लासरूम से क्या लेके गए। दूसरी चीज, मैंने एक कोई कोट पढ़ा था बहुत पहले, वो ये था कि इमोशंस आर द गेटवे ऑफ लर्निंग। तो जब हम शिक्षा या कोई सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं, अगर उस समय इमोशंस अगर खुशी के हों, उस समय जो इमोशंस हैं उनमें कोई किसी तरह का भय नहीं रहे, तो सीखने की प्रक्रिया जो है ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, जो सीख है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। अब सवाल ये है कि ये जो वातावरण है जिसमें कोई भय ना हो, जिसमें कुछ गलती करने का डर ना हो, ये निर्माण हम कैसे करें? तो इसके लिए मेरे को लगता है जो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये है कि एक तो फिजिकल सेफ्टी हो, कि किसी तरह की फिजिकल बुलिंग ना हो। दूसरी चीज मेरे को लगता है सेफ्टी जो है वो इमोशनल सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, कि हम एज ए टीचर या विद्यार्थियों में कोई इस तरह के संवाद ना हो जिसमें किसी के इमोशंस हर्ट हों। हमारी जो भाषा है, हमारी बातें हैं, वो एक दूसरे के जोड़ने के लिए हों, ना कि एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए। और मेरे को लगता है एक सोशल और इंटेलेक्चुअल सेफ्टी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटेलेक्चुअल सेफ्टी बोलूं तो मैं उसे इस तरह से समझता हूं कि आपकी क्लास में जो आपके लर्नर्स हैं, आपके विद्यार्थी जो हैं, जो आपसे सीख रहे हैं, सबकी सीखने की जो गति और जो तरीके होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं। तो आपको देखना है कि आपके सिखाने के जो तरीके हैं उसमें क्या सभी लोग शामिल हैं, सभी लोगों की जगह है, और जो लोग को थोड़ा सीखने में टाइम लगता है क्या आपने उनको भी किसी तरह इंक्लूड किया हुआ है।
तो ये इंक्लूजन का आपको जरूर ध्यान रखना है। और जो चौथी चीज है वो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जैसा कि डॉक्टर जयती ने बोला कि हमारी जो पढ़ाने का तरीका है वो सिर्फ कंटेंट ना हो, उसमें दूसरी बातें भी हों, जैसे उनके मन की बातें हमारे साथ बाहर निकल आएं। तो मेरे को लगता है कि कुछ इस तरह के सवाल आप कक्षा के शुरू में पूछें, है ना, कि जिसमें कि वो लोग अपने मन की बातें भी बता पाएं। जैसे कि आपने मान लीजिए कक्षा के शुरू में ही पूछ लिया कि आप पिछले सप्ताह में कोई ऐसी चीज बताइए जो आप जिसने आपको बहुत खुशी दी हो, या कोई ऐसी चीज जिससे आपको बहुत डर लगा हो, या जिसके कारण आपके मन में बहुत कंफ्यूजन पैदा हो गया हो। तो उस तरह की बातें आप सुनेंगे। तो जब विद्यार्थी इस तरह की बातें करेंगे, आपकी उनकी इंटरनल जर्नी क्या चल रही है इसके बारे में आपको एक अंदाजा लगेगा। या उनको बोलें कि एक चित्र बनाइए जिसमें उनका सपनों का स्कूल कैसा होगा वो ड्रॉ करिए। या उनको ये बोलें कि अगर उनको मौका दिया जाए कि उनका क्लास टीचर उन्हें चुनना है, तो वो क्या क्वालिटीज ऐसी हैं जो देखेंगे कि जो अपने क्लास टीचर में देखना चाहते हैं या अपने सब्जेक्ट टीचर्स में देखना चाहते हैं। तो वो भी एक हमारे लिए फीडबैक का काम करेगा। दूसरा मेरे को लगता है इसका एक आसान सा टेस्ट ये भी है कि हम ये देखें कि जब हम अपनी कक्षा में हैं तो क्या हम ज्यादा समय बोल रहे हैं या बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं। मेरे को लगता है एक 30-70 या 20-80 का रूल रखें कि शायद आप 20% या 30% बोलें और बच्चे 70% या 80% जो है वो समय अपनी बात रखें, है ना। तो ये जो फ्लिप क्लासरूम का जो मॉडल है इसको आप क्लास में यूज करें, और आपका विद्यार्थी और शिक्षक का रिश्ता है वो एक सेफ एनवायरनमेंट का निर्माण करेगा, और मेरे को लगता है सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा मजबूत और लंबे समय तक रहेगी। थैंक यू वेरी मच। Dear teachers, all of us are facing very tough times today. As you know, pandemic is there, and there's recently also a storm has battered the western coast, several states along the western coast. So, this difficulties that we are facing have forced many of us into developing a very negative mindset as to everything is going wrong, nothing is going right. All of us are locked in our houses. We can't meet our loved ones. We can't go to the places we like to go. We can't be where we want to be. But equally, I would think that this is also a very great opportunity since all of us are isolated in our houses. This is an opportunity to think two very important answers, two very important questions, rather, I would say. First is that how much of material well being is enough for a human being? And second is how long a life is enough for a human being? The answers to these two questions and the pursuit of what we believe is the answer for these two questions will define the next 100 years. If we continue along the path that we are continuing today, where we believe that no amount of material well-being is enough, the more the better, and no length of life is enough. The longer the life, the better it is, no matter how compromised that life is. So I would urge all of you to think along these two lines and for yourself answer these two questions. And also I would request you to speak to your students about these two things, because if you look at it, the harm that we are causing to the environment is largely due to the pursuit of material well-being and the length of life, both, but largely it is due to the pursuit of material well-being. So if students can have some clarity, of all of us can have some agreement, some clarity on how much is enough for these two aspects, it would be fantastic. And this is an ideal time to think. And once we decide how much is enough, then we should work on ways towards how we can bring that thought into our daily life and in the what we aspire to get in our lives, and how can we convert all that into reality around us. So with that thought, I would like to thank you, Satta, to have given me this opportunity to speak to all of you, and the replies that you people get from your students and your own minds, please share us with us, and we would love to know that what you people are thinking. Thank you so much. Hello from Germany to fellow educators in Chandigarh. 100 years ago, we overcame the worst Spanish flu and the two world wars.
So our species is resilient, but we can be even more. I'm honored to be a part of today's webinar in Chandigarh. Greetings to all from me and Marga from Mainz. By the way, this city is home to Gutenberg and the first COVID-19 vaccine. May I therefore say I'm a messenger of hope for the adults, but especially for the youth. It is their future. Let us guide them to take their future in their hands. The truth is, COVID-19 caught the world by a surprise, unprepared. I, for one, admit I cannot imagine the world population ever needing masks, social distancing, lockdowns, while maintaining the lifeline, all at the same time. Wow. But all said and done, I cannot spare one more truth. Small and big disasters will happen in future too. May I propose, therefore, to consider expanding the teaching syllabus, guide students learning to anticipate and manage crisis, a process of how to. For a project-based teaching and learning, Marga and I have coined a new phrase that is, let us COVID a disaster. Our COVID acronym stands for C for challenges, O for opportunities, V for vigilance, I for inventions and ideas, D for doing the actions. Pramod ji will be finalizing our draft proposal for doing school projects for COVIDing, any possible disasters. We did once, keeping Hiroshima and Nagasaki in the focus. Enjoy COVIDing projects. Stay safe. I feel the pace of life had become too fast. The pace of life had become too fast. This is one way of nature to stop you. Maybe when our near and dear they die, we can't accept it. Definitely, we are human beings, we have emotion, we can't accept it. But nature has its own way to stop you. So please stop here, think over it, what you are doing, the direction in which you are moving, is really the right direction or not. In our childhood, everybody of us, we have played the spoon and marble game. Or somebody maybe spoon and lime race. In standard 1, standard 2 we have also played. I think everybody of us, we all must have played that. See how fast you go from the starting point to end point is not important. Important, you have to balance your spoon, you have to carry the marble along. In case simply you are running, just to win the race, you reach the destination without the marble, you have lost the game.